नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान 10th क्लास वर्कशीट नंबर 29, जो कि आपको दिल्ली सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वर्कशीट मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये है क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या है। पिछले 2 से 3 दशकों में अधिक से अधिक एमएनसी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसका मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो बहुत बड़ी होती हैं, यानी कि कई देशों में उनका जुड़ा होता है, कई देशों में स्थापित होती हैं, दुनिया भर के स्थानों की तलाश में जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते होंगे। यानी कि वो ऐसी जगह जहाँ स्थापित होती हैं जहाँ उन्हें सस्ते श्रम आसानी से मिल जाते हैं, ऊर्जा आसानी से मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो उनको आसानी से मिल जाती है, ऐसे स्थान तलाश में कंपनियाँ होती हैं। और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विदेशी निवेश बढ़ रहा है, और इस ऐसी कंपनियों क्या रहा है, विदेशी निवेश बहुत तेज बढ़ रहा है। और साथ ही इन देशों के बीच विदेशी व्यापार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपस में जो व्यापार है बड़ी तेज़ी से आज के दौर में बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ संभव है। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और अधिक से अधिक विदेशी व्यापार का परिणाम है कि विभिन्न देशों में उत्पादनों का बाजार का एकीकरण हो जाना। यानी कि आज क्या हुआ है, आज प्रत्येक वस्तु का वैश्वीकरण हो गया है। यानी कि छोटी से छोटी वस्तु जो है वो कहाँ पहुंच गई है, प्रत्येक देश के बाजार में पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि बाजार जो है, बाजार का एक बाजार, सारे बाजार मिलकर के एक हो गए और हर जगह वो वस्तु मिल जाती है। यानी कि दुनिया एक छोटी सी महसूस होने लगी है इस समय, क्योंकि सारी सुविधाएं हमें एक जगह मिल जाती, चाहे वो अमेरिका की वस्तु हो, चाइना की वस्तु हो, इंडिया की वस्तु हो, कोई भी हो, हर वस्तु का क्या हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है। और वो भी इन एमएनसी कंपनियों की वजह से ऐसा लगता है कि बाजार का एकीकरण हो गया है, सभी का बाजार एक ही हो गया है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यानी कि आज हम देखते हैं कि यानी कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण होता है। यानी कि आज हम देख रहे हैं कि एक छोटी छोटी वस्तु का वैश्वीकरण हो गया है। यानी कि विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध बने हैं, व्यापार स्थापित हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, एकीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। जब कोई वस्तु एक इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाती है, दूसरे मार्केट में पहुंच जाती है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम वैश्वीकरण कह देते हैं। एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। एमएनसी कंपनियां होती हैं आज जो दूसरे देश को जोड़ने के लिए या किसी भी वस्तु का वैश्वीकरण करने के लिए ये पूरी तरह से भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं और निवेश प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। आजकल देखो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, निवेश के माध्यम से दुनिया आपस में जुड़ती चली जा रही है, और बाजार जो है वो बाजार का एकीकरण होता चला जा रहा है। प्रत्येक बाजार में प्रत्येक देश की लगभग वस्तु मिल ही जाती है। यानी कि किसी भी वस्तु का एक दूसरी जगह पहुंच जाना। दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशक पहले की तुलना में दूसरे से निकट संपर्क में है। अगर हम आज से बात करें 3-4 साल पहले की बात कर लेते हैं तो ये जो जुड़ाव था देशों के बीच में वो नहीं था। जैसे आफ्टर कमिंग द इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये सब आने के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल संपर्क में आ गए, दुनिया एकदम गोल सी एकदम मुट्ठी में आ गई है कि प्रत्येक अगर आप आज वो स्थिति आ गई है कि आज आप नाश्ता इंडिया में कीजिए, इंग्लैंड में जाके सो जाइए, अमेरिका में घूमिए, इतने संपर्क में आ गए, इतना डिस्टेंस कम हो गया है प्रौद्योगिकी आने के बाद। और इसके अलावा देशों के बीच लोगों की आवाजाही भी बहुत तेज़ी से हुई है। एक समय था हमारे पास हवाई जहाज नहीं होगा, ट्रेनें नहीं होंगी, परिवहन साधन नहीं होगा, वायु परिवहन नहीं हो, तो हो सकता है कुछ समय लगता हो आदान प्रदान व्यापार करने में, लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है कि दुनिया एक हो गई है। और इसके लिए वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए कौन कौन से कारक हैं वो हम जान लेते हैं, किसकी वजह से ये जल्दी से इसका विस्तार हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। परिवहन प्रौद्योगिकी में तेजी से सुधार, इसमें कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं की तेज़ी से आपूर्ति संभव किया जाएगा। इसके परिवहन के माध्यम से क्या है, परिवहन प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या है कि बाजार के पास हम तेज़ी से पहुंच जाते हैं, लंबी दूरी हम कम पैसे में तय कर सकते हैं।
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में तेजी में सुधार ने पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। सूचना प्रौद्योगिकी आने के बाद, कम्युनिकेशंस आने के बाद, ये प्रौद्योगिकी आने के बाद पूरे विश्व में, पूरे देश में सेवाओं का उत्पादन बहुत तेज़ी से फैला। आजकल हम तुरंत व्हाट्सएप से कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, कम्युनिकेशन हमारे पास इतने अच्छे हो गए हैं। दूर संचार सुविधाएं, टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, टेलीफोन का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे के संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने, दूर दराज के क्षेत्रों संचार के लिए किया जाता है और सुविधा संचार उपग्रह द्वारा सुगम हो गई। और प्रत्येक देश ने अपनी सैटेलाइट लगा रखी है। आप मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल पे देख सकते हैं हमको क्या सामान चाहिए, चाहे वो विदेश में हो, कहीं पर 2 यानी कि सेकंडों में संपर्क हो जाता है, जो कि पहले नहीं हो सकता था। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इससे दुनिया आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गई है, जुड़ने लगी है। बाजार एक हो गया है, वस्तुओं का बहुत ज़्यादा तेजी से वैश्वीकरण होना शुरू हो गया है। वही बात करते हैं विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं का, प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। सरकार द्वारा जो निर्धारित बाधाएं थी, जो प्रतिबंध लगे हुए थे, सरकार ने उनको हटा दिया। आयात पर कर, व्यापार अवरोधक एक उदाहरण है। विदेशी व्यापार में वृद्धि या कमी के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकते हैं और यह तय करने के लिए कि किस प्रकार का माल कितना प्रत्येक देश में आना चाहिए। आयात पर कर जो लगता था उसको कम कर दिया। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ आनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, ये सब सरकार तय करती है। वो जल्दी से ये हो जाता है। सरकार उन वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा भी लगा सकती है जिन्हें आयात किया जाता है। इसे कोटा के नाम से जाना जाता है। कुछ कोटा के नाम से किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में तो हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उन वस्तु संख्या पर एक सीमा भी लगाती है जिन्हें आयात किया जाता है, जिससे कोटा कहा जाता है। भारत सरकार, हम ये बात करते हैं, भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देशों के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोध लगाए। कई प्रकार के अवरोध लगा दिए हैं कि कहीं दोबारा फिर से ये विदेशी व्यापार हमारे ऊपर हावी न हो जाए, क्योंकि हम अभी भी आज़ाद हुए थे। आज़ाद होने के बाद 1991 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है कि अब हम भी 1991 में सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम भी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वस्तुओं को अब आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता था। विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती थी। अब विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आ गई, कारखाने स्थापित कर सकती हैं, जिससे लोगों को वस्तु का आपूर्ति हो सके, रोजगार मिल सके। व्यवसाय को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है कि वे क्या आयात और क्या निर्यात करना चाहते हैं। ये सारे कुछ प्रतिबंध ऐसे थे, सरकार ने हटा दिए ताकि देश का विकास तेजी से हो सके। वहीं दूसरा फैक्टर आता है आपका विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, यानी कि यूएनओ की क्या, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी क्या भूमिका हो सकती है। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उदार बनाना है। इसका एक उद्देश्य होता है कि प्रत्येक बाजार जो है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वो कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है और देखता है कि इन नियमों को पालन हो, यानी कि वो विश्व व्यापार संगठन में एक नियम बनाता है और उसका कड़ाई से पालन किया जाए, उसका कोई उल्लंघन ना करे। हालांकि विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। कैसे देता है? मुक्त व्यापार की अनुमति देता है। व्यवहार में देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधकों को गलत तरीके से बरकरार रखा हुआ है। तो ये जो काम होता है, ये विश्व व्यापार संगठन का काम होता है। तो हमारे पास 3 जो फैक्टर होते हैं वो मेन होते हैं, प्रौद्योगिकी, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की नीति का उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। ये 3 फैक्टर होते हैं जो उसको बनाते हैं वैश्वीकरण को, कि किस तरह से उसको आगे पहुंचाना है। वहीं हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, अगर फिर भी आपको समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, दुनिया के अधिकांश क्षेत्र कुछ दशकों पहले की अपेक्षा एक दूसरे से निकट संपर्क में है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? आप इसको आसान से बता सकते हैं। इसके लिए प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन, संचार, दूरसंचार, फ़ोन, टेलीफोन सेवा, इसके माध्यम से क्या हुआ है कि दुनिया एक जैसी इकट्ठी हो गई है, एक पास निकट संपर्क में आ गई है। इस तरह से आप इसको आगे लिख सकते हैं। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए
विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अवरोधक लगाए। 1991 के आसपास इन अवरोधों को हटाने का फैसला क्यों लिया गया? भारतीय ग्राहकों को इस नीति परिवर्तन होने वाले किन्हीं 2 लाभों के नाम बताइए। आप इसको बड़े अच्छे से लिख सकते हैं कि इससे पहले हमारे पास क्या समस्याएं थी और 91 के बाद हमारे पास किस तरह से हमको यहाँ पे लाया गया कि हम किस तरह से उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। ये सारी बातें आप इसमें यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं आएगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगला है, वृंदा एक आयातित टॉय ट्रेन खरीदना चाहती है जिसकी कीमत 300 रुपये है। बिल्कुल वैसी ही समान गुणों वाली एक अच्छी गुणवत्ता की टॉय ट्रेन भारत में 350 रुपये में उपलब्ध है। भारत सरकार आयातित खिलौने पर 60% टैक्स लगा देती है। आस्तीत रूप में वृंदा अब कौन सा खिलौना खरीदेगी और क्यों? आपको क्या लगता है उसके इस कदम से भारतीय खिलौना निर्माता पर क्या मदद मिलेगी? आप इसके बारे में इसको लिख सकते हैं और बता सकते हैं अपनी किताब के क्या विचार हैं। नेक्स्ट है, गोरंग एक युवा है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मणिपुर में अपने छोटे से गांव से लौटता है। वह पाता है कि आदिवासियों द्वारा बनाए गए सुंदर अद्वितीय टोकरियां भी शहरों में भारी मांग है। वह ICT सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर टोकरियों का एक लाभदायक व्यवसाय अपने आदिवासी समुदाय के साथियों को कैसे शुरू कर सकता है, इस पर आपको एक लेख लिखना है। आप आराम से लिख सकते हैं। जब भी आपको कोई समस्या है आप इसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।